हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज टॉपर्स टॉक के इस सीरीज में हमारे साथ हैं गौरव यादव, जो कि करंटली हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑनर्स जो है इनका कोर्स है। इनके जो सीयूईटी का स्कोर था वो था 782 आउट ऑफ 800 एंड दो सब्जेक्ट्स जो थे पोल साइंस और हिस्ट्री, उनके अंदर इनके 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे। सो इस इंटरव्यू में हम इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, भले ही पोल साइंस की हो, हिस्ट्री की हो, एंड जो इनके अदर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हो गया, एंड एक और सब्जेक्ट कौन सा था आपका गौरव? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। तो इन सबको इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, एंड जिसके कारण इनका जो एडमिशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के, वो भी हिंदू कॉलेज में हो पाए। तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस इंटरव्यू में गौरव यादव से। तो गौरव, वेलकम टू ड्यूबडी एंड थैंक यू कि आपने टाइम निकाला ड्यूबडी चैनल पे आने के लिए। और जो आपके टिप्स हैं वो आप अभी जो शेयर करने वाले हो वो अपने जूनियर्स के साथ। सो सारे जूनियर्स की तरफ से और टीम ड्यूबडी की तरफ से आपको पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा एंड वेरी वेरी थैंक यू कि आपने जो है हमें मौका दिया। Thank you, sir. First of all, I would like to thank you for calling me and giving me this opportunity to speak about CUT. I'm feeling very good to speak on it. I feel privileged by a person who is DU alumni, studied from Ramjas College. I'm feeling good about it. यू नो वेरी मच अबाउट मी। यू आर I'm following you from last 1 year. Actually. ओके, यू आर फॉलोइंग मी। सो मुझे भी नहीं पता था कि बच्चों को मैं याद रहता हूँ या नहीं एडमिशन के बाद। सो थैंक यू फॉर दिस ऑल्सो। तो अभी आप हिंदू कॉलेज में हैं, तो थोड़ा हिंदू कॉलेज के बारे में बताइए यार। मतलब कॉलेज में आने से पहले की जो एक्सपेक्टेशन और कॉलेज में आने के बाद की जो एक माहौल है, उनमें क्या डिफरेंस है एंड कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे? देखिए, मेरा तो यही था कि सबसे पहले 12th में जब मैं था प्रिपरेशन कर रहा था, तो कैसे ही करके DU के नॉर्थ कैंपस में मिल जाए। मैंने ये नहीं सोचा था कि शायद मुझे हिंदू मिलेगा या स्टीवस मिलेगा या कुछ वैसा मिलेगा। मेरे ख्याल में ये था कि मुझे नॉर्थ कैंपस मिल जाए कैसे ही करके। फिर जब मैंने धीरे धीरे तैयारी शुरू करी और जब एकदम रिजल्ट आया, तो काफ़ी मैं देखकर बहुत खुश हुआ कि मुझे हिंदू मिला है। ये मेरा ड्रीम से कम नहीं था हिंदू कॉलेज। और यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या क्या होता है और एक्सपोजर मिलता है नया। काफ़ी बड़े लोग आते हैं, उनसे भी मिलना होता है। मतलब अच्छी जर्नी। हैपनिंग तो रहती है डीयू के नॉर्थ कैंपस हो या फिर नो, अब आजकल तो मतलब ऑफ कैंपस वगैरह में भी कोई ना कोई आते ही रहते हैं, पर्सनैलिटी वगैरह एंड इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। मैं एक जो थोड़ी सी पर्सनल बात पूछना चाहूँगा कि क्या आप क्लास 12 में बहुत ज़्यादा साई टाइप के थे? क्योंकि मैं था, मतलब एक हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ आया तो मैंने ये देखा कि यार थोड़े बहुत दिन तो मैं रहा शायद, मतलब 6-7 महीने। फिर इतने सारे इवेंट्स थे, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हो के फिर मैंने एक दिन देखा कि यार मैं तो हर एक चीज़ में अब पार्ट लेने लग गया हूँ एंड अब मैं वो नहीं रहा जो क्लास 12 में था। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, यहाँ ये जरूर ये मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो इंट्रोवर्ट बंदा होगा हाँ। वो भी खुल जाएगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है और टीम स्पिरिट में काम करते हो, तो आप अपने आप एक दूसरे से बात करते हैं, खुलते हैं, तो आप समझते हैं कि लोग कैसे हैं। लेकिन मैं शुरू से ही एक्सट्रोवर्ट ही था, तो अच्छा। ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं मुझे। तो अभी भी वही मेरी पर्सनैलिटी बनी हुई है यहाँ। चलो लेकिन फिर काफ़ी जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। सही है। फिर तो मतलब सोसाइटी वगैरह भी आपने ज्वाइन की है यहाँ पे कोई? वहाँ सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। मैंने 2 सोसाइटीज़ में हूँ। NGO है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी, और एक सोसाइटी और है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आपकी सीयूईटी जो जर्नी रही उसकी बात करते हैं। तो आप बताइए पहले कौन से सब्जेक्ट पे आप बताना चाहेंगे कि आपने तैयारी जो है कैसे की एंड आपके जूनियर्स को कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है ये तो मेरे हिसाब से तो, और मेरा जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स है, तो मैं हिस्ट्री से ही शुरुआत कर देता हूँ। ओके। तो यही है कि अगर आप नया से शुरुआत कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ट्वेल्थ से, अगर आप ट्वेल्थ में हो, तो ये ध्यान रखिए कि ये प्रिपरेशन एक साथ नहीं है। इसमें आपको सिर्फ ट्वेल्थ पे ध्यान देना है। अगर आप बोर्ड्स अच्छा करोगे, तो डेफिनेटली आप CUT में अच्छा करोगे, क्योंकि सिलेबस जो है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, वहाँ सिलेबस वही सेम रहता है और वही आता है। NCERT से बाहर कोई क्वेश्चंस भी आते हैं, और टेक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, डेटा ज़्यादा क्वेश्चन आते, डेटा वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप 3-4 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जितना हो सके टेक्स्ट को अच्छे से रटें, जितना हो सके आप
जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं या उनके नाम हैं उनको अच्छे से ध्यान दें, या जिस जगह पर वो गए उन पे अच्छा ध्यान दें। क्रोनोलॉजी जैसे कि अगर आप हिस्ट्री देख लीजिए तो हिस्ट्री में महात्मा गांधी की जो लाइफ में इवेंट्स हुई थी कि व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड व्हेन ही गिव लेक्चर एट बीएचयू, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट की उन्होंने, और ये सब इवेंट्स को आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे, उन आपको क्रोनोलॉजी में उन्हें अरेंज करना पड़ेगा कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और जितने भी ये बॉक्सेस हैं एनसीईआरटी में, बॉक्सेस हैं, काफ़ी लोग गलती करते थे कि उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन उनसे भी बहुत बनते हैं, तो उनको जरूर आप ध्यान दीजिए। और लास्ट में एनसीईआरटी की जो लास्ट में हिस्ट्री की बुक है, 4 चैप्टर के बाद टाइमलाइन दी होती है, तो उस टाइमलाइन पे भी कुछ बच जाते हैं। टाइमलाइन आपको दे दी जाएंगे, उनको आपको अरेंज करना पड़ेगा कि पहले किस ईयर में क्या हुआ था और किस ईयर में क्या हुआ था। ज़्यादातर यही रहेगा। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो सीयूटी अपने आप में हो जाएगा। काफ़ी लोग टेंशन लेते हैं कि सीयूटी के लिए अलग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़िए, अपने आप का सीयूटी अच्छा करें। तो गौरव, आपने ये बताया कि आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़िए, लेकिन बुक्स कौन सी उनको फॉलो करनी चाहिए, ये आप थोड़ा बताइए। मेरे ख्याल से तो एनसीईआरटी बेस्ट है, और उससे बाहर तो देखना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट ईयर दिए थे अपनी, तो मुझे एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आया था, मुझे वही सेम एनसीईआरटी से आया था। और एनसीईआरटी पढ़िए जितना हो सके। जब आपके एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद आप मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल है जिनमें एमसीक्यूज रहते हैं, उन अच्छा। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट और एक्चुअल नॉलेज के लिए आप एनसीईआरटी ही पढ़ें मेरे ख्याल से। मतलब एनसीईआरटी से टेक्स्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस आप कहीं से भी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट दिए थे आपने हिस्ट्री के लास्ट ईयर? हाँ, मैंने काफ़ी, देखिए पहली बार हुआ था सीयूटी, तो हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमने जितना हो सका प्रीवियस ईयर, सॉरी, जितने भी पीछे की बुक की एक्सरसाइज रहती हैं हाँ हाँ। उनकी क्वेश्चंस लगाए, और इंटरनेट पे जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल थे एमसीक्यू उनको लगाया। कम से कम ऐसे बहुत हमने एमसीक्यू दिए थे, तो उससे हमारी हाँ, मैंने मतलब मेरे ऑलरेडी 4-5 इंटरव्यू लिए हैं, तो सब ने यही बताया ऑलमोस्ट कि भाई जहाँ से पढ़ना है, मतलब एक तो जहाँ से पढ़ना है, नहीं सॉरी, मतलब एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर जहाँ से क्वेश्चंस मिले उनको सबको पी जाओ, मतलब सारे क्वेश्चंस कर दो, कुछ नहीं छोड़ना आपको। सो आप लोगों को भी यही करना है, पढ़ाई करो एनसीईआरटी से, एंड नेट पे क्वेश्चन ढूंढ लो। ड्यूबडी ऐप पे भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी बातें चल रही हैं कोचिंग से, कि आपके लिए जो है अच्छा सा एक मॉक टेस्ट जो होते हैं, क्विजेज, मतलब एन नंबर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हम लेकर के आएँ, तो वो भी जब आएगा हम लोग आपको नोटिफाई कर देंगे। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आप जो बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपको सेलेक्ट करने हैं या फिर सॉल्व करने हैं हिस्ट्री के अंदर। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ अगर हम बढ़े, हिस्ट्री के बाद आपका जियोग्राफी था, जिसमें आपके 192 मार्क्स बने थे आई थिंक। ज्योग्राफी तो मैं यही कहूँगा कि पूरा हमारा जो ट्वेल्थ का ज्योग्राफी 2 बुक्स हैं, उसमें भी काफ़ी डाटा वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अच्छा। अगर हम बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो कौन सी कंट्री कौन से नंबर पे है, तो जैसे कि उस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन कंट्रीज़ को अरेंज करिए कि कौन सा कंट्री पहले नंबर पे, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और जितने भी डाटा आप उनको रट लीजिए जितना हो सके, और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो फ्रैक्चर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो वही सीरीज स्ट्रेटेजी सेम है ज्योग्राफी के लिए कि जितना हो सके बुक को रिवाइज कीजिए। कम से कम एंड पे आते आते आपकी सीयूटी की देने से पहले आपकी कम से कम 8 से 9 बार ज्योग्राफी रिवाइज होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक। जितनी हाँ एनसीईआरटी, अगर आप 12 से शुरुआत करेंगे तो आपसे 8 बार कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। और लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखें तो मतलब अभी लगभग इनके पास 2 महीने हैं। 13 मार्च है आज, 13 अप्रैल, फिर 13 मई, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.5 महीने के अराउंड है। तो अब कितनी बार कर पाएंगे, मतलब अभी से कोई स्टार्ट करता है? अगर अभी देखा जाए, अगर अगर आपने अच्छे से शुरुआत की है, 12 अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको मैं ये कहूँगा एक चैप्टर 1 घंटे में हो जाता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। रिवाइज करने की बात आती है जब, तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि आप जैसे क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसकी बुक एक्सरसाइज कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढिए। तो वो करते जाइए, आप पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन लगा लीजिए। जैसे ही वो बुक खत्म हो जाए तो पूरे बुक के क्वेश्चन लगाएंगे। फिर इस तरह से आप 1 या 2 बार आप कर सकते हैं, अगर आप अच्छा पढ़ा है आपने 12th बैच। ठीक है, तो मतलब वही है कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस तो ज्योग्राफी के लिए भी। एंड नेक्स्ट ज्योग्राफी के बाद आपका जो सब्जेक्ट था वो था इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश की बात कर लेते हैं पहले। इंग्लिश में आपके आए थे 196 मार्क्स। 92 192 मार्क्स। तो इंग्लिश की आपने कैसे तैयारी की थी? इंग्लिश में भी 4 से 5 चीज़ों पर ध्यान देना है आपको। पहली चीज़ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आप जितना हो सके उनको प्रैक्टिस कीजिए। सुबह शाम 2 कॉम्प्रहेंशन लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है
टाइम उतना ही है अपने पास और 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 45 या 50 मिनट्स का टाइम पीरियड रहता है, उसमें करना होता है। और कॉम्प्रिहेंशन बड़े छोटे छोटे होते हैं, उनको पढ़ना होता है। तो आप एक हैबिट डालना पड़ेगा कि आप कितना जल्दी कर सकते हो। जितना आप जल्दी करोगे उतना अच्छा है। वो प्रैक्टिस से जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। और सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, छोटे छोटे आते हैं। अगर आप अच्छे से करोगे तो काफ़ी अच्छे इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन वही है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा जितना होता है कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन की मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, मतलब छोटे आते हैं, छोटे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं? 2-3 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं तो वो छोटे-छोटे आते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड पैराग्राफ से। अच्छा, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, तो उसकी तो चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आपने कैसे किया, वर्ड्स वगैरह आते हैं जो? सेकंड चीज़ सिनोनिम सेंटेंस पे ध्यान देना है। जितना हो सके आप हर दिन कम से कम 10 से 12 सिनोनिम सेंटेंस याद कीजिए। तो आप एट द एंड ऑफ द डे 1 महीने में आप कम से कम 20 दिन, अगर 1 दिन में 20 भी करेंगे तो 30 दिन में 60 कर सकते हो। 600 होगी 600 सॉरी। हाँ। और 2 महीने में 1200। तो ये 1200 सिनोनिम एंटोनिम्स अगर आपने याद कर ली तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना आपकी वोकैबुलरी पे पकड़ बच चुकी है। इसी प्रकार लेकिन सिनोनिम एंटोनिम्स यार एन नंबर है, मतलब बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट टाइप। बेसिक्स जितनी भी है, मैं वो बात कर रहा हूँ। एक बुक आती है जिसमें आर्यत की बुक है ऑब्जेक्टिव, जिसमें बेसिक्स सिनोनिम एंटोनिम्स दिए हैं, आप वो करिए। क्योंकि ज़्यादा हार्ड सीवीटी में ज़्यादा हार्ड आते नहीं है ना, तो हार्ड नहीं आता। अरिहंत की बुक थी आपकी, कौन सी बुक थी? आर्यन की बुक थी मेरी, जो कि ऑब्जेक्टिव ग्रामर है। ऑब्जेक्टिव ग्रामर आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक आएंगे। कहीं आप जो सीजीएल के लेवल के या अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल के उसके करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे तो भी मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो वर्ड्स है वो आपके बिल्कुल सिंपल आते हैं। नेक्स्ट बताइए गौरव। वीडियो ऑन प्रवर्ब जितने भी है उनको याद करेंगे, बेसिक्स, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन से ही बन जाती है। अच्छा, एंड वर्ड मीनिंग जरूर आप एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग पे जाते हैं कि इस सब का क्या मतलब है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग बन जाते हैं। ये सारे उस बुक में दिए हुए हैं, अरिहंत वाली बुक में? हाँ, 5-6 चीज़ें पे फोकस करना है। बाकी बुक तो बड़ी है, लेकिन आप उसको पूरा नहीं पढ़ना। आपको 5-6 चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने होता है इंटरनेट सिनोनिम, वर्ड मीनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। छोटे-छोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें, और प्लस रीअरेंजिंग द वर्ड्स, PQRS। सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है, हाँ हाँ। आप उस पर ध्यान दीजिए। वो भी आता है, 3-4 क्वेश्चन से आते हैं। तो ऐसे 4-4 क्वेश्चन भी आएंगे तो 5 पार्ट में 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश यार जैसे गौरव ने तैयारी की थी कि इन्होंने अरिहंत की बुक उठाई थी, उसके अंदर से ये 5-6 चीज़ें जो इन्होंने गिनवाई उनकी बार बार प्रैक्टिस की थी, एंड प्रैक्टिस से ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये तो मतलब शॉर्ट है, हर कोई यही बताता है, एंड ये ट्रुथ भी है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, टिप्स ओनली देखने से आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं होंगे। ठीक है, मतलब संदीप महेश्वरी देखने से ज़िंदगी नहीं सुधरती है, सुन के मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो लास्ट जो आपका पोल साइंस था उसमें आपके मार्क्स थे 200। थे मेरे पूरे मार्क्स। क्या पढ़ा था, लक्ष्मीकांत पढ़ी थी? नहीं भाई, तो लोगों में मिथ है कि पॉल साइंस के लिए आपको ये वो स्टैंडर्ड बुक रेफर करने लगते हैं लोग। लेकिन मैं कहूँगा कि बेसिक्स पर आप रहिए। अपने एनसीईआरटी ड्रेस की काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी जो 2 बुक्स हैं, तो उस पर आप टिके रहिए जितना हो सके। शुरुआत आप कर सकते हैं आपकी फर्स्ट बुक से, जो एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें आप बेसिक सवाल आप जितने हो सके आप नाम याद रखिए, लीडर्स के नाम रखिए, नाम याद रखिए, और उनसे जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक हमारी नेम है और अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उसके जो लीडर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे, तो उनके नाम और उनकी कंट्रीज़ के नाम कहाँ से किससे जुड़े थे वो याद रखिए। क्योंकि कभी-कभी मैचिंग में ये क्वेश्चन्स आ जाते हैं कि ये लीडर किस कंट्री का था। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इवेंट्स जैसे कि सोवियत यूनियन है, तो वो कब डिसइंटीग्रेट हुआ था, और फिर कब किस लीडर का नाम आया, किसने क्या रोल प्ले किया। तो उस तरह से क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी में बन जाते हैं, तो वो ज़रूर याद रखिए। एंड और जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में नाम है, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी और वर्ड्स हैं, जो स्पेशल टर्म्स हैं, उन पे ध्यान दीजिए। अगर आप वो करिएंगे तो पोल साइंस इज अ ईजी थिंग। तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स का यही है कि एनसीईआरटी से बाहर तो देखो मत, क्वेश्चन जहाँ से मिलो छोड़ने नहीं है। बट मॉक टेस्ट, मतलब प्रॉपर मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ, विद इन टाइम फ्रेम आपने दिए थे गौरव? मैंने मॉक टेस्ट, प्रॉपर मॉक टेस्ट मैंने इंग्लिश के दिए थे, क्योंकि इंग्लिश में मुझे टाइम प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन फॉर्म करने हैं, वो भी 50 से 60 मिनट के भीतर। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी दिक्कत दे रही थी, क्योंकि बाकी प्रिपरेशन मेरी हो गई थी, मैं 12th से ही अच्छी करी थी शुरुआत। लेकिन इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, वो मैंने उसके लिए मॉक के लिए प्रॉपर टाइम लगाया था, और धीरे धीरे कब तक मेरी टाइमिंग ज़्यादा हो रही थी।
एक तो पहले ये था कि आपके पास सैंपल अवेलेबल नहीं थे। फर्स्ट टाइम सीयूटी हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। लेकिन मैंने पहले इसके लिए टाइम लगाया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए टाइम लगा के था, उस हिसाब से मैं करता था, तो मेरी प्लानिंग सही आया। और बाकी तो सिंपल है, आप वो बात चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बाकियों में तो जैसे अब हिस्ट्री पोल साइंस इनमें मुझे नहीं लगता टाइम एक इशू रहता होगा, आपको आता है तो टिक करो, नहीं आता है तो छोड़ दो उसमें। हिस्ट्री पोल साइंस पे मेरे को काफ़ी कम समय लगा था, सबसे कम अगर 50 मिनट का पेपर था तो 30 मिनट में मैंने कर दिया था, क्योंकि आपको जो आता है वो आप एक तो मार्क करते जाते हो, करते जाते हाँ, नहीं आता वो आएगा भी नहीं। मैथ्स तो है नहीं कि अगर थोड़ा सा टाइम और होता है ना तो हो, मैं। कुछ करना नहीं होता। अच्छा, मतलब आपने यही चार जो है डोमेन्स दिए थे आपने, कुछ जर्नल टेस्ट नहीं दिया था आपने? एनपीयू के लिए यही रिक्वायरमेंट है, 3 आपके डोमेन होने चाहिए और 1 आपका लैंग्वेज का। हाँ, मतलब कुछ कोर्सेज के लिए है जो आर्ट्स के कोर्सेज है, हिस्ट्री पोल साइंस वगैरह, वो तो ड्यूबडी ऐप पे हमने फीचर लगा रखा है। वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके अपनी क्लास 12th के सब्जेक्ट्स डाल दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो डीयू के अलावा ईएमयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सबका हमने ऐड कर दिया है। तो गौरव, हमने आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो तो जान ली 4 सब्जेक्ट की, कुछ और आप इनको टिप्स देना चाहोगे अपनी तरफ से? क्योंकि सबका सपना होता है, मेरा भी था कि मुझे मतलब अच्छा कॉलेज मिले, फिर मुझे रामजस मिला। मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब रामजस अच्छा है या नहीं है, बस अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए अगर डीयू जा रहा हूँ तो, ये था मेरा। बट रामजस भी अच्छा था, हिंदू थोड़ा यार रामजस से ऊपर आता है, तो इनको भी आपकी तरह कोई अच्छा कॉलेज मिले, इसके बारे में बताइए कुछ टिप्स। आई वुड से आप सीयूटी को कॉम्प्लेक्स तरीके से मत देखिए। आप समझिए कि एक एग्ज़ाम है जो कि जिसका लेवल ईज़ी टू मॉडरेट है। यानी जितने भी क्वेश्चंस, अगर मैं अपनी इफ आई टॉक अबाउट माय स्ट्रीम, तो वहाँ क्वेश्चन जितने थे काफ़ी ईज़ी थे और मॉडरेट लेवल के थे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसमें लाखों लोग अपीयर होते हैं, तो अपने आप जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है। जब ईज़ी पेपर आता है तो सब बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, 750 सब बच्चे स्कोर करते हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियसली 98, 95, 97, 90 तक पहुँचता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जितना हो सके सॉल्यूशन यही है कि आप एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जितना हो सके गलत मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। आप जितना हो सके नंबर लाइए, जितना हो सके गलतियाँ ना करें। अगर आप 6 नंबर एक कुछ भी गलत करते हो तो आपका 5 नंबर जाता है, वो -1 मार्क जाता है। 6 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो स्टीफन से हिंदू, और 3 ज़्यादा कर दिए तो फिर स्टीफन हिंदू से रामजस, और 3 कर दिए तो फिर साउथ कैंपस पहुंच जाओगे। साउथ कैंपस, तो ये मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी ज़्यादा नहीं करना आपको, जितना हो सके आप एक्यूरेसी आपकी बनाए रखिए। चलिए। और सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं तो यही कहूँगा, अगर आप नए एस्पिरेंट हैं, अगर टेस्ट से बात कर रहे हैं तो टेस्ट आप अच्छे से करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सीयूटी आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि सीयूटी में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एक्चुअल क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही देंगे। ये साल भर की स्ट्रेटेजी ही है, साल भर की ही मेहनत है। अगर आप, मैं यही कहूँगा कि कभी-कभी क्या होता है, आप अपन लोग सोचते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड चीज़ है, क्योंकि 1 से सवा साल का ये टाइम पीरियड रहता है, एग्ज़ाम होते हैं, काउंसलिंग होती है, तो काफ़ी थक जाता है इंसान। तो मैं ये कहूँ कि आप होप ना हारिए और लगे रहिए, क्योंकि जब आप इस दौर के बाद आप जब आप कॉलेज में पहुँचोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको सोचेंगे कि वो दिन भी क्या दिन थे जहाँ हमने प्रिपरेशन की थी और काफ़ी अच्छा टाइम था। तो मैं अभी सोचता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं वहाँ प्रिपरेशन करता हूँ, आज यहाँ आ गया हूँ। ऐसा लग रहा है ये सब सोच के। लेकिन एक बात ये भी है, जो मतलब जितनी पढ़ाई 12th में करनी पड़ती है, आई थिंक कॉलेज में तो उतनी नहीं करनी पड़ती। आपको क्या लगता है इस चीज़ से रिलेटेड? हाँ, रिलैक्सिंग है काफ़ी। जुलाई में हमारे बोर्ड्स, जुलाई में मेरा सेशन खत्म हो गया था, तो उसके बाद से मुझे आज 4-5 महीने हो गए हैं। काफ़ी चिल माहौल है कॉलेज का। हाँ, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट और क्विज़ेस वगैरह होती है, सोसाइटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसा काम ज़्यादा रहता है जिसमें स्किल्स वगैरह डेवलप, पढ़ाई-लिखाई कम हो जाती है। अच्छा। फिर भी आप अगर सेल्फ स्टडी करें तो आप कर सकते हैं, अगर आपको इतना शौक है तो। बाकी इतना लोड नहीं रहता है। हाँ, मतलब 12th में घर वाले भी यही बोलते थे कि 12th में पढ़ लो, फिर आगे ज़िंदगी में इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अब मुझे। लेकिन ये है कि आपको कॉलेज में भी यू हैव टू कम्पीट विद द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ द कंट्री। आप हर जगह से, नॉर्थ से साउथ, साउथ से हर बच्चे आते हैं जो भी 800-800 नंबर लेके आते हैं, तो वो आपको काफ़ी उनसे कम्पीट करना पड़ता है। आप अपने आप को इन्फीरियर फील करते हो कि वो अच्छा कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, तो कॉम्पिटिशन बना रहता है। यहाँ अगर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ऐसा ना सोचे कि लाइफ साइड है, वहाँ अगर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, तो गौरव, मोस्ट ऑफ दी जो टिप्स थी हमने दे दी है बच्चों को। आई होप कि इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, एंड बहुत सारे लोग आपके जूनियर होंगे लास्ट ईयर, अब हम तो पास आउट हो गए हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इंटरव्यू जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर इंटरव्यू आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल पे ऐसे ही जो टॉपर्स टॉक हैं आती रहेंगी। डिफरेंट जो आपके कोर्सेज हैं, डोमेन्स हैं, हर किसी से रिलेटेड हम किसी ना किसी टॉपर से बात करते रहते हैं हर 3-4 दिन में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है जिसमें आप चाहते हैं कि गौरव से गाइडेंस लेनी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट पे पूछ सकते हैं। हम जो है गौरव को एक दिन और लाइव ला करके आपकी सारी डाउट्स को इकट्ठा करके आपकी जो डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको दिलवाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक यू गौरव।